अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ और मैं अपने घर की पहली ग्रेजुएट हूँ। और इससे अच्छा पहले अच्छा। सर मेरे घर में कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। एक्चुअली सर मेरी फैमिली जो है ये एक फ्लड विक्टिम फैमिली है। पहले हम लोगों का घर दूसरी जगह था, फिर बाद में माइग्रेट करना पड़ा था। तो इसकी वजह से घर में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारे साथ बैठी हैं इस समय नेहा मिश्रा जी। थोड़ा ट्रेंड इधर चेंज कर रहा हूँ। अभी तक कल तो मैं यूपी पीसीएस को जो एसडीएम डीवाईएसपी सबका इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन आज थोड़ा मैंने टेस्ट चेंज किया है। मेरे साथ नेहा मिश्रा जी हैं। आपका जेआरएफ में हुआ है तीसरे अटेम्प्ट में, पहले में इनका नेट में हो गया था और इनका जेआरएफ में हुआ है। बस्ती ज़िले की हैं, गांव की बच्ची है, हिंदी मीडियम पढ़ी है। इनकी स्ट्रेटजी बताएंगे, इन्होंने कैसे तैयारी किया, कैसे आगे बढ़ी, वो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको बेटा। धन्यवाद सर, और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक लड़की के लिए बोलने का मौका मिलना ही सबसे बड़ी सफलता की बात है। बहुत बड़ी बात बच्ची ने कहा। बच्चियों को खाली चुप कराया जाता है, यही चुप कराना ही सिखाया जाता है। और हमको तो खुश नसीब हैं माँ बाप जिन्होंने इस बच्ची को आगे बढ़ाया, बढ़ने का मौका दिया। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगी बेटा। जी सर, मैं अपने घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ। मेरे पापा जी जो हैं वो बाहर काम करते हैं, मुंबई रहते हैं, और मेरी मम्मी वो एक होम मेकर हैं। और घर पे मेरे बाबा हैं, मेरे चाची चाचा हैं, उनके कई सारे बच्चे हैं। लेकिन मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ और मैं अपने घर की पहली ग्रेजुएट हूँ। और इससे अच्छा पहले अच्छा। सर मेरे घर में कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। एक्चुअली सर मेरी फैमिली जो है ये एक फ्लड विक्टिम फैमिली है। पहले हम लोगों का घर दूसरी जगह था, फिर बाद में माइग्रेट करना पड़ा था। तो इसकी वजह से घर में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। जी जी। तो मेरे जो फादर के जितने भी भाई बहन थे उनको सबकी जल्दी शादी हो गई और सबको काम भी जल्दी करना पड़ा उसके चलते। तो सर इसलिए किसी की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन मेरी मम्मी को पढ़ाई का, मेरे लिए उनको बहुत शौक़ था कि मैं पढूं और मेरी जॉब लगे, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इसी बात से कि वो जानते हैं कि जो भी करना है मुझे ही करना है। और इसलिए मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे और किसी बात के लिए कहा ही नहीं, बस पढ़ने के लिए ही। पापा भी मेरे, और बस। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ बेटा, कहाँ से पढ़ाई किया आपने? यस सर, सबसे पहले तो मेरी स्कूलिंग जो है स्टार्ट होती है मेरे मामा यहाँ के पास ही स्कूल था, तो वहाँ पे मेरे मामा यहाँ के जो भैया थे वो पढ़ते थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया स्कूल में 9th क्लास में GSAS एकेडमी में। वो एक सर हिंदी माध्यम स्कूल था और वहाँ से ही मैंने अपनी 12वीं तक की परीक्षा जो है पास की। और 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 90% 10% के लगभग थे। और 12th में मैंने ये कह सकते हैं कि स्टेट में मेरा 9th या फिर 10th रैंक था, अब तो उतना याद नहीं है। 95.4% था उस टाइम पे। जी सर, और सर उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो लखनऊ रहती थी तुम? यस सर, वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी। और उसके बाद जो है घर आना पड़ा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर पे, मेरी दादी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद में इधर फिर मैंने एडमिशन लिया यहाँ अवध यूनिवर्सिटी में। यहाँ मैंने फिर MA चूज़ किया इंग्लिश से। उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन अपना BSc किया था। उस टाइम में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट था। मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था, लेकिन मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए मैंने MA कर लिया इंग्लिश से सर। नहीं, तो MA करने के बाद बेटा कैसे टीचिंग की तरफ कैसे आपका रुझान हो गया? सर जब मैंने एडमिशन लिया तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि नेट का एग्ज़ाम तो देना ही देना है, और इसके थ्रू ही अब जो करना है इंग्लिश से ही करना है। और जाहिर सी बात है सर, टीचिंग तो फिर उसमें करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद में जैसे ही पता चला, जब मेजर सर पढ़ाते थे वहाँ पे, खरे सर, रसीम सर, नीता मैम, तो सारे फैकल्टी अवेयरनेस देते थे हम लोगों को कि नेट एग्ज़ाम के बारे में, तो PGT के बारे में, इंग्लिश से कितनी सीट्स आती हैं, कितनी वैकेंसी, और इंग्लिश का ठीक ठाक स्कोप भी है इन सब में। तो फिर सर उसी से मैंने सोचा कि इसी में फिर आगे पढ़ते हैं टीचिंग लाइन में ही। और फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम से मैंने थोड़ा बहुत तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और सर उससे मैंने फॉर्म जो है मैंने
थर्ड सेमेस्टर में फ़िल किया था पहली बार जी जी नेट का फॉर्म। लेकिन फिर कोरोना आ गया था तो एग्ज़ाम होते होते काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी दिसंबर में। वहाँ पे दीक्षांत समारोह था जिसमें मुझे कुलाधिपति गोल्ड मेडल भी मिला था। अच्छा अच्छा, ये गोल्ड मेडल पा चुकी है बच्ची, धन्यवाद बेटा, ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए अलग से तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर फिर उसके बाद मैंने वही फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना, जस्ट एग्ज़ाम से पहले ही हुआ था। 1 दिसंबर को एग्ज़ाम था 2021 में। और उस टाइम सर मेरा 98.6 समथिंग परसेंटाइल आया था एंड आई मिस्ड माई JRF विद 0.44% फर्स्ट टाइम पे। जी 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 इतने से मेरा JRF रह गया था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम बाद फिर तैयारी कर ही रहे थे, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उतना सीरियसली एग्ज़ाम नहीं दे पाई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तबीयत नहीं ठीक थी, बस ऐसे एग्ज़ाम दे दिया था। लेकिन इस बार वाला क्योंकि मैंने सोचा कि अब ढंग से दे देते हैं तो फिर से मैंने दिया एग्ज़ाम ठीक से, तो इस बार JRF हुआ। ये बताइए कि आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 बार आपको नहीं हुआ, थर्ड में JRF में हुआ है। आपने सारी चीज़ बता दी, हमको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं। ये बताइए सोशल मीडिया का कितना, यूट्यूब का कितना आपको बेनिफिट मिला? सर मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी नेट के लिए, तो सबसे ज़्यादा रोल तो सोशल मीडिया का या फिर हम कह सकते यूट्यूब का ही रहा। और उसके बाद विकिपीडिया का, कई सारी वेबसाइट्स हैं इंग्लिश की उनका, फिर जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं MHRD के, जैसे आप जानते होंगे NPTEL का है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, EPG पाठशाला है, CEC है। तो इन सारे चैनल्स का मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसमें इंग्लिश के कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं। फिर जैसे कि जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, इग्नू के कोर्सेज़ हो गए और बाकी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के कोर्सेज़ हो गए, तो वहाँ सबका मैंने सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। और क्योंकि मेरा BSc था तो मैंने सोचा BA का भी सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने DU का सिलेबस डाउनलोड किया था। तो DU का सिलेबस मैंने पढ़ा था इंग्लिश का, BA का, तो वो पूरा सिलेबस मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा था क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था। तो उसका बस टेक्स्ट, और जैसे कि सर इंग्लिश में है क्या कि मल्टीपल टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं, उतनी बुक्स आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो जाहिर सी बात है बस PDF जो है बुक से ही फ़ोन से ही पढ़ना पड़ता है या फिर लैपटॉप से। तो मैक्सिमम चीज़ जैसे नॉवेल्स पढ़ना है या फिर ड्रामा कोई पढ़ना है, पोएट्री भी पढ़नी है तो poetryfoundation.com एक है, तो उससे पढ़ना है। नॉवेल भी सारा ऑनलाइन मिल ही जाता था मैक्सिमम। तो इंग्लिश में ये है ही कि आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आपका 2 पेपर था इसमें, JRF में 2 पेपर होता है, 2 पेपर की अलग अलग, दोनों पेपर वाली चीज़ होता क्या है ये बताइए, और अलग अलग स्ट्रेटजी क्या फॉलो किया आपने? जी सर, बिल्कुल सर। जो फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1 जर्नल पेपर होता है जो सारे ही सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर ICT का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन का है, पीपल एंड डेवलपमेंट का है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है और डेटा इंटरप्रिटेशन है, और लास्ट यूनिट जो है कम्प्रीहेंशन का है। तो इसके लिए मैंने एक किताब खरीदी थी, KVS मदान की किताब खरीदी थी उसकी, और यूट्यूब चैनल उसके मैंने फॉलो किए थे। एक चैनल है तलवीर सिंह सर का, तो मैंने उस चैनल को ढंग से फॉलो किया था ठीक ठाक फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने, और इस बार भी फॉलो किया। और उसके बाद उसमें भी गूगल काफ़ी हेल्प करता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो वहाँ से देख लेते हैं। और कुछ 1-2 चैनल और भी, जैसे कोई जैसे जो टीचिंग वाले चैनल्स है, जो टीचिंग वाले चैनल से वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो बस सर पेपर 1 के लिए मैंने इतना ही किया था। नहीं, पेपर सेकंड के लिए क्या किया था? सर पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट्स हैं, उसमें जैसे कि प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश इन इंडिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे उसमें हैं, फिक्सन है। तो सर इसके लिए भी वही ये हम कह सकते हैं कि इसमें डिवाइड करना पड़ता है अपने प्रिपरेशन को, कि हम
इंग्लिश में जैसे कई सारे पार्ट्स है, ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है और वर्ल्ड लिटरेचर है। और उसके बाद लिटरेरी थियोरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, कल्चरल स्टडीज़ है। तो इसमें डिवाइड करना पड़ता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसे देना चाह रहे हैं। जैसा कि एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश लिटरेचर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर की तैयारी के लिए मैंने एक किताब ली थी रूटलेज पब्लिकेशन की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के लिए। बस मैंने उसके लिए वही किताब पढ़ी और मैंने एक सीरीज़ फॉलो की थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NPTEL पे एक सीरीज़ है IIT मद्रास की, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो फॉलो की थी। और एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर भीमसेन दहिया। जी जी जी। प्रोफेसर भीमसेन दहिया का है CEC पे उनके वीडियोज अपलोडेड हैं। तो वो उनके वीडियोज मैंने फॉलो किए थे। और जो मेरे यूनिवर्सिटी टीचर्स थे, खरे सर और जो भी लोग पढ़ाते थे, तो वो बैकग्राउंड बताते। टीचर्स आपके देख रहे हैं, सबका नाम ले लो बेटा। यस सर। तो जन्मेजय सर जब भी पढ़ाते थे तो वो पूरा मतलब उन्होंने प्रोज की भी हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ाई थी और उसकी पोएट्री की भी पढ़ाई थी। और असीम सर जब पढ़ा रहे थे तो शेक्सपियर का जो मैंने क्रिटिसिज्म पढ़ा और शेक्सपियर के जो प्लेस पढ़े, और उन्होंने भी उस टाइम जैसे एलिजाबेथन पीरियड तो उन्होंने पढ़ाया था, उनके नोट भी मैंने बना रखे थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर जो है कवर हो गया था मेरा। निहारिका मैम पढ़ाई थी तो लिंग्विस्टिक्स उस टाइम कवर हो गया था, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रही थी वो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ कवर हो गई थी। फिर उसके बाद हम उस नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने लिटरेरी थ्योरी पढ़ा था। अब उसके लिए मैंने यूट्यूब पे जो है एक पैलेस्टीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा है, तो उसके वीडियोज अपलोड है यूट्यूब पे लिटरेरी थियोरी के, तो मैंने वो देखे थे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के भी उसमें बहुत अच्छे वीडियोज अपलोड है यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा के, तो वो मैंने सीरीज़ पूरी देखी थी। और उसके बाद में लिटरेरी थियोरी के लिए मुझे जन्मेजय सर ने किताब बताई थी M.R. हबीब की, फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बुक है, तो वो फॉलो किया था। और उसके बाद M.H. अब्राहम की मैंने बुक ली थी लिटरेरी टर्म्स के लिए, उसको फॉलो किया था। और जो कल्चरल स्टडीज़ है इसको तो मैंने बस मेनली जो थियरिस्ट थे उनके यूट्यूब से और उसके बाद सर विकीपीडिया से, वो पूरा मैंने उसी से ही कवर किया था। और इंग्लिश इन इंडिया मैंने सर ज़्यादा पढ़ा नहीं था। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा रोल जो है पेपर 2 में या फिर पेपर 1 में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है, उसको पूरा सॉल्व करना। हाँ नहीं सर, जो प्रीवियस पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो मैंने जो है पेपर 2 में मोस्टली 2009 से मैंने पेपर सॉल्व किए थे। 2009 से लेकर 2020 तक वहाँ तक के पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे। तो उसमें मैं ये करती थी, क्वेश्चन भी पूरा मैं करती थी सॉल्व, उसके साथ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी 1-1 करके सॉल्व करके उसका नोट्स मैं खुद से बनाती थी। तो वो पूरा कम्प्लीटली वो विकीपीडिया से ही होता था। और सर जो ज़्यादा राइटर्स पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट किए गए हैं, तो उन राइटर्स का मैंने अलग अलग एक पेज का बस नोट्स बनाया था कि पर्टिकुलर राइटर्स के लिए, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती थी इंपॉर्टेंट राइटर्स से उनके वर्क्स की। एक चीज़ ये बताओ कि आपका हिंदी मीडियम था, उसके बाद आपने BSc, कैसे आप इंग्लिश की तरफ कैसे स्विच कर गई? सर मेरी इंग्लिश हमेशा से ही अच्छी थी, मतलब भले ही हिंदी मीडियम था, लेकिन मेरे सर एक पढ़ाते थे स्कूल में, पंकज सिंह सर, तो वो जब भी टेस्ट लेते थे कुछ भी, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उसमें। तो इंग्लिश मेरा शुरू से ही अच्छा था। तो वो तो था कि हाँ BSc कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिली। मतलब शुरू से आपने ठान लिया था आपको मास्टर ही बनना है? ये नहीं सर, ऐसा नहीं है। शुरू में ऐसा नहीं लगता था कि मास्टर, पहले जैसे सर अभी ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग की प्रिपरेशन, SSC की प्रिपरेशन, तो मेरा भी मन पहले उसी साइड गया था। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, और जैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जब मन नहीं लगता तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने वो फिर लेफ़्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो फिर सर इसकी प्रिपरेशन फिर करना। मतलब आपकी ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य प्रोफेसर ही बनना है? हाँ सर, अंतिम लक्ष्य तो नहीं कह सकते हैं, अंतिम लक्ष्य ज़िंदगी का क्या है तो भी समझ में नहीं आया है। अभी और कुछ करेंगे? हाँ सर, अंतिम लक्ष्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अब ज़िंदगी का हिस्सा तो बन ही गया है। जी 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 सर। अच्छा ये बताओगे, अलग आपकी और रुचि क्या है पढ़ाई के अलावा? सर मुझे आर्ट और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना, पोएट्री पढ़ना, और उसके बाद जितने भी क्राफ्ट वर्क्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। एक गांव की बिटिया है, बताइए कितना साहस किया, इतना समाज से लड़ी, परिवार ने सपोर्ट किया, इसका फाइनेंशियल इशू था,
लेकिन यह है कि सारी चीज़ों को बताना ठीक नहीं है। क्या क्या संघर्ष इसने किया होगा, कैसे आगे बढ़ी होगी, इसका कलेजा जानता है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये बच्ची बहुत आगे बढ़े। बेटा लास्ट में एक आप मैसेज कन्वे कर दीजिए, आपको बस्ती जाना है और सारे क्वेश्चन मेरे तुम खा गई। जो कुछ हमको पूछना चाहिए था 5-10 क्वेश्चन शायद शुरू से बताना शुरू किया और लास्ट तक बताती चली गई, हमारे लिए कुछ बचा नहीं शेष। इसलिए ढेर सारी शुभकामना। एक मैसेज लास्ट में कन्वे कर दिया। सर मैसेज यही है, मैं हर एक लड़की से ही कहना चाहती हूँ कि हमारी किस्मत बस शादी करना नहीं है। अरे वाह वाह वाह। और बस ये है कि इंडिपेंडेंट होना है अपने। हम ये नहीं कह सकते कि बस लड़का ही माँ बाप को सपोर्ट करे, एक लड़की भी अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती है। और बस मैं अपने लाइफ से ही रिस्पेक्ट करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश रहे मुझसे और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं हर एक लड़की से सर यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए स्टैंड लें और अपनी लाइफ में अपने आप को एक्सप्लोर करें, सेल्फ इम्पोर्टेंस दें और अब एक्सप्लोर करें अपने आप को, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बने। और सर सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी पीस को सबसे पहली प्रायोरिटी दें और भगवान में हमेशा विश्वास रखें। अरे वाह वाह। आप आध्यात्मिक भी हैं? यस सर, बहुत ज़्यादा। पूजा पाठ? हाँ सर, मैं रहती हूँ और मैं नवरात्रि का फास्ट भी रहती हूँ और दुर्गा जी की मेरी सबसे ज़्यादा इष्ट देवी हैं, ये कह सकते हैं। दुर्गा ही क्यों? क्योंकि सर वो शक्ति का स्वरूप है, मुझे लगता है कि मैं भी उनका ही स्वरूप हूँ और वही शक्ति मेरे अंदर भी है, इसलिए। जी 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 सर। बेटा ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद। और कैमरे के सामने करा, जहाँ हम लोग जो हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत होगी भविष्य में आगे बढ़ने में, ज़रूर याद करना। ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर बस मैं अंततः अपने सारे ही फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सर मुझे सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा यही लगता है कि मेरे पास लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली और जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा यहाँ के, मेरे भैया, मेरे सम्राट भैया, विराट भैया और मोनू भैया, जितने भी लोग हैं, मेरी सिस्टर जो मेरी कज़न है और मेरे घर पे भी सब मेरी ज़िंदगी में सर प्यार बहुत ज़्यादा है। सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बस, तो मैं इसीलिए हमेशा ही खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार आपको। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।